ये टॉपिक होंगी कि वह जल के स्रोत क्या हैं और जल के मुख्य स्रोत नेचर में कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला जो जल का हम लोग सीखने वाले हैं जल के स्रोत, आने की इसको इंग्लिश में कहेंगे सोर्सेस ऑफ वाटर। सोर्सेस ऑफ वाटर और हिंदी में जल के स्रोत। जल के स्रोत पृथ्वी पर जितने भी वाटर मौजूद है उसमें से सभी लोगों को पर्याप्त न्यूनतम आवश्यक मात्रा भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन आप फिर भी सोच सकते हैं कि पृथ्वी पर जितनी जल है और हम उसका उपयोग करते हैं और उसके बावजूद भी हमें जल का न्यूनतम आवश्यक मात्रा भी उपलब्ध नहीं है। तो आज हम सीखेंगे कि जल के स्रोत क्या क्या हैं और ये कैसे सतही जल यानी कि भौम जल स्तर में आते हैं। फिर इसे हम नलकूप, चापानल, बोरिंग के द्वारा फिर से हम इसे पुनः पीने के लिए और सारे कामों करने के लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं। तो जल के स्रोत मुख्यतः स्रोत हैं जैसे कि नदी, तालाब, नालों इत्यादि, सागर और झील, ये हैं जल के जनरली सोर्स। लेकिन हम लोग जल के मुख्य स्रोत के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पहला हमारा आएगा वर्षा का जल। वर्षा जल, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वर्षा का जल पृथ्वी पर वर्षा का जल का मुख्य स्रोत है और हमारे देश में अधिकांश भाग कृषि जो होती है वो वर्षा जल पर ही निर्भर होती है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्षा का जल हम क्यों सबसे बड़ा स्रोत कहा गया है, क्योंकि हमारे देश में अधिकांश भाग जो कृषि होती है वो वर्षा जल पर ही निर्भर होती है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और देखते हैं। पहला जो मुख्य स्रोत आता है वो है वर्षा का जल, जिसको इंग्लिश में रेन वाटर कहेंगे। रेन वाटर पृथ्वी पर वर्षा का सबसे बड़ा सोर्स है और वर्षा का जल पृथ्वी पर आप जानते ही होंगे कि ये रिसकर पृथ्वी के नीचे भी भौम जल स्तर में भी चली जाती है। और पृथ्वी पर जल का स्रोत जो हम लोग पीने के लिए बोरिंग या फिर कई प्रकार के उपकरणों की सहायता से हम लोग भूमि के नीचे वाले पानी को हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल में लाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो पृथ्वी के नीचे जो जल का बहुत बड़ा भंडार उपलब्ध है और पर्वतों के शीर्ष पर बर्फ के रूप में जल का भी बहुत बड़ा भंडार विद्यमान है। तो हम कह सकते हैं कि जल का स्रोत जो है पृथ्वी के नीचे भी भौम जल के रूप में उपलब्ध है और पर्वतों पे बर्फ के रूप में भी जल का बहुत बड़ा भंडार विद्यमान है। तो वर्षा का जल पृथ्वी पर सबसे बड़ा मुख्य स्रोत इसलिए कहा गया है क्योंकि जो हमारे भारत देश में अधिकांश कृषि होती है वो वर्षा जल पर ही निर्भर होती है। तो वर्षा का जल का पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्रोत है और वर्षा जल में आज के ज़माने में वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण वर्षा जल में कुछ अशुद्धियाँ भी घुले हुए होते हैं। तो इस पर हम लोग देखते हैं आगे कि वर्षा का जल पृथ्वी पर सबसे बड़ा मुख्य स्रोत है। और आप तो जानते ही होंगे कि 500 वर्ष पूर्व अभी के ज़माने में जितने वाहन हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं और उनसे कई प्रकार के वायुमंडलीय प्रदूषण भी होते हैं और 500 वर्ष पूर्व ये सब उतनी प्रचलित नहीं थे। तो पहले क्या होता था कि बादल आने की वायुमंडल हमारा इतना पर्यावरण हमारा इतना प्रदूषण नहीं था। तो पहले के लोग अपने खेत में वर्षा होने के बावजूद भी वर्षा में भीग कर खेतों में काम करते थे। लेकिन आज क्या होता है कि जब वर्षा होती है और हम खेत में काम करते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें कई प्रकार की बीमारियां लग जाती है,
खांसी हो जाता है, सर्दी हो जाता है, बुखार हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज आप देखेंगे कि हमारे ही फायदे के लिए, हमारे ही जरूरत को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर औद्योगिक हैं, कई पर और लाखों करोड़ों से अधिक वाहनें हैं निकलती हैं और वायुमंडल में जाकर वर्षा के साथ घुलकर पुनः हम पर ही बरसता। कहते हैं कि यदि किसी से हमें फायदा होता है तो उससे हमें नुकसान भी होता है। तो यहाँ भी वही कहानी हुआ ना भाई, कि वर्षा का जल से हमें सर्दी हो रही है, हमें कई प्रकार की बीमारियां हो रही है और इसको दूषित भी हम इंसान ही कर रहे हैं, क्योंकि कई प्रकार की फैक्ट्रियां हैं और लाखों करोड़ों से अधिक वाहने हैं जो वायुमंडल को पूरा पोल्यूशन करते हैं। तो इस वर्षा जल भी आज हमारा बहुत प्रदूषण हो चुका है और इस पोल्यूशन वर्षा जल को अम्ल एसिड रेन, जिसको हिंदी में अम्ल वर्षा भी कहते हैं। अम्ल वर्षा क्या होता है, इसका हम लोग डेफिनेशन सीखते हैं कि जब वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण औद्योगिक क्षेत्र में सल्फर, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड वर्षा में घुले हुए होते हैं और इस प्रकार के वर्षा को हम अम्ल वर्षा कहते हैं। तो इसका थोड़ा डेफिनेशन हम लोग सीख लेते हैं। कहा जा सकता है, इसका डेफिनेशन होगा कि वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण अब अम्ल वर्षा का हम इंसानों पर इसका क्या दुष्परिणाम है। अम्ल वर्षा का सबसे बड़ा दुष्परिणाम हम कह सकते हैं कि पड़ा है तो ताजमहल पर इसका दुष्परिणाम सबसे बड़ा पड़ा है। आपने तो संगमरमर के कैंसर जानते ही होंगे, इसके बारे में आप लोग अगले कक्षा में विस्तार से जानेंगे। आज हम बस इतना ही जानेंगे कि अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का संक्षारण हो रहा है। ताजमहल जो कई वर्षों पहले शाहजहां द्वारा बनाया गया उत्तर प्रदेश में, जो कि आगरा में स्थित है ताजमहल, अम्ल वर्षा के कारण अब ताजमहल पीला दिखाई पड़ता है। संगमरमर पत्थर जो होता है उससे ताजमहल की रचना उससे की गई थी। संगमरमर जो कि एक पत्थर होता है जिसका रंग प्योर दूध के उजाले की जैसा होता है, लेकिन अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ने लगा है। इसलिए आगरा में डीजल और पेट्रोल से चलने वाली जितने भी वाहनें हैं उनको वहाँ प्रतिबंधित किया गया है, ताकि वहाँ पर अम्ल वर्षा ना हो और अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का संक्षारण भी ना हो। जब ताजमहल को बनवाया गया था उस समय जब जिस प्रकार से मौसम का रंग हुआ करता था, उसी प्रकार से हमारा ताजमहल में भी लाइटिंग आती थी। यदि आसमान का रंग नीला होता था तो ताजमहल का रंग भी ब्लू हो जाया करता था। यदि अमावस्या के दिन यदि रात काली होती थी तो ताजमहल भी ब्लैक ही नजर आता था। इस प्रकार से पहले ताजमहल शाइन करता था, लेकिन अब एसिड अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का संक्षारण हुआ है और उसमें उसका हल्का पीला रंग भी पड़ने लगा है। अब हम अगले टॉपिक, जल के जो मुख्य स्रोत में जो अगला टॉपिक आता है उसकी ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो टॉपिक आता है वो है सतही जल। सतही जल जिसको इंग्लिश में सरफेस वाटर कह सकते हैं। सरफेस वाटर वर्षा का अधिकांश जल नदी, तालाबों,
तालाबों और झीलों से होता हुआ सागर में जाके जमा हो जाते हैं। सागर में जमा हो जाते हैं। जल का जो मुख्य स्रोत है सतही जल, सरफेस वाटर। वर्षा का अधिकांश भाग पृथ्वी की सतह पर नदी, तालाबों और झीलों से होता हुआ सागर में जाके जमा हो जाते हैं। तो ये है सतही जल, जो जल के स्रोत हैं। अब हम जल के जो मुख्य स्रोत हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, उससे हम कहते हैं भौम जल। और भौम जल का उपयोग पृथ्वी पे ज़्यादा किया जाता है। भौम जल, जिसको इंग्लिश में अंडरग्राउंड वाटर भी कह सकते हैं। अंडरग्राउंड वाटर। भौम जल क्या होता है कि भूमि के नीचे पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले जल को, जो भूमि के नीचे जल पाया जाता है, उसी को हम भौम जल कहते हैं। तो भौम जल जल के मुख्य स्रोत कैसे हैं, तो जानते हैं इसके बारे में कि वर्षा जल का अधिकांश भाग जमा हो जाता है। भौम जल जो वर्षा का कुछ भाग मिट्टी के छिद्रों से नीचे रिसकर चट्टानों की दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। और इस प्रकार जल के रिसने की क्रिया को हम लोग अंतःसंवेदन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इन्फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। इस प्रकार जल के रिसने की क्रिया को अंतःसंवेदन कहते हैं। जिसको इंग्लिश में इन्फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। फिल्ट्रेशन कहते हैं। भौम जल किस प्रकार से भूमि के नीचे जमा होता है कि जब वर्षा होती है पृथ्वी पर, तो मिट्टी के छिद्रों से रिसकर उस चट्टानों की दरारों से होता हुआ एकदम भूमि के नीचे चट्टानों के ऊपर जमा हो जाते हैं। और इस पर पृथ्वी के सतह के नीचे वाले जल को हम लोग भौम जल कहते हैं। और इस प्रकार जल के रिसने की क्रिया को हम लोग अंतःसंवेदन यानी कि इंग्लिश में इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब देखते हैं कि भौम जल जो उसकी परिभाषा क्या होगी। ये तो हुआ कि भौम जल किस प्रकार से पृथ्वी की सतह के नीचे किस प्रकार से जाती है, और उस क्रिया को हम लोग अंतःसंवेदन कहते हैं। और भूमि जल पृथ्वी की सतह के नीचे पाए जाने वाले जल को भौम जल कहते हैं। भौम जल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि आप लोगों ने तो आजकल सभी के घरों में तो आजकल बोरवेल्स आने की बोरिंग होते हैं। कुएं तो पहले के ज़मानों में सभी लोग
कुएं का उपयोग करते थे, लेकिन आज हमारे घरों में नलकूप है, नल है, बोरिंग है। लेकिन आप लोगों ने कहीं पर ये ज़रूर सुना होगा कि लोग बोरिंग करवा रहे हैं, लेकिन उसमें पानी नहीं निकल रहा है, और पानी निकल रहा है तो बहुत गहरे, पृथ्वी की बहुत गहराई में पानी आई है, धीरे धीरे वो नीचे गिर रही है। तो भौम जल का जो स्तर होता है उसके बारे में कुछ हम सीखते हैं, और इसके क्या मूल कारण हैं, किस कारण से भौम जल स्तर नीचे गिर रही है। तो उसके मूल कारणों के बारे में हम ध्यान से और एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे, और इसके क्या हम लोग जल को सही सदुपयोग, इसका क्या प्रबंधन हम लोग कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। भौम जल स्तर, जिसको इंग्लिश में वाटर टेबल कहते हैं, और भौम जल स्तर इसकी परिभाषा क्या होगी कि भूमिगत जल के ऊपर जो स्तर होती है उसे ही भौम जल स्तर कहा जाता है। इसका डिफिनेशन 2 लाइन का है और आसान भी है कि भूमिगत जल के ऊपर वाले स्तर को भौम जल स्तर कहते हैं। ये है भौम जल स्तर। जो भौम जल के जो ऊपर का लेयर होता है उसे भौम जल स्तर कहा जाता है, और अभी भौम जल का स्तर तो लेयर धीरे धीरे गिर रही है, और इसी कारण इस अलग अलग स्थानों पर भौम जल स्तर की ऊंचाई भिन्न भिन्न होती है, और इसके बहुत सारे मूल कारण हैं, और इसके कारण के पीछे भी हम इंसान ही हैं, और हम इंसान अपने फायदे के लिए वाटर को हम ही अपने जीवन को खुद खतरे में डाल रहे हैं, और चाहकर भी हम वाटर जल का सही सदुपयोग, और अगर सही सदुपयोग इसका करना चाहें तो फिर भी हम इंसानों का भी जीवन अच्छे से नहीं चलेगी। लेकिन फिर भी हम जानबूझकर ये तो नहीं करते हैं, लेकिन भौम जल स्तर नीचे गिराने में भी पूरा हाथ हम इंसानों का ही होता है। तो भौम जल स्तर का लेयर किस प्रकार से नीचे गिरा है, पहले तो हम भौम जल स्तर को एक चित्र की सहायता से देखते हैं कि भौम जल स्तर किस प्रकार से अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। ये है भूमि जिस पर हम इंसान रहते हैं, और ये पार्टीशन उतना पार्ट है जितना पार्ट भौम जल स्तर, यानी कि इतना दूर जो भूमि के नीचे वाले स्तर को छोड़कर उसके बाद जो हमें जल प्राप्त होता है उसके ऊपरी वाले स्तर को हम भौम जल स्तर कहते हैं, और जो इसके नीचे हमें जल प्राप्त होता है उसे हम भूमिगत जल कहते हैं। आपने अभी अक्सर देखे होंगे कि आज नलकूप या फिर कुआं या फिर बोरिंग करवाते हैं लोग, तो 400 फीट तक 500 फीट तक वो गहराई तक चले जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको पूरी भरपूर जल नहीं मिल पाता है। इस भूमि, क्योंकि भौम जल स्तर का जो लेयर है वो हर अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है, और इसका स्तर भिन्न भिन्न होने के कारण हम इंसान ही कहीं ना कहीं इसके कारण बने हैं। और भौम जल स्तर इस प्रकार से हर स्थान पे आप कहीं भी चले जाए तो इसका लेयर अभी यहाँ है तो किन्हीं जगहों पे इस जगह पे होगा, और किन्हीं जगह पे तो जल 100 फीट में निकल आती है, और किन्हीं जगह ऐसा भी होता है कि 500 फीट तक गहराई करने पर पानी जल हमें नहीं मिल पाता है। तो ये है भूमि जिस पर हम इंसान रहते हैं, और ये है वो मिट्टी जिसको गहराई करने के लिए नलकूप या कुएं को खोदने के लिए हम लोग जल तक पहुंचते हैं, और जल को निकालने के लिए इतना दूर में मिट्टी को गहराई करनी पड़ती है, और फिर तब जाके हमें जल प्राप्त होता है। और
सीधा सीधा करने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जहाँ तक गहराई कर रहे हैं और पानी जल हमें नहीं मिल रहा तो उस गहराई को हम लोग भौम जल स्तर कहते हैं, और जहाँ से हमें जल मिलना शुरू हो गया वो हो गया जल, और जल के ऊपर वाले जो लेयर को हम लोग भौम जल स्तर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में वाटर टेबल कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि भौम जल स्तर में किस प्रकार से कमी आई है। कहीं ना कहीं इस मूल कारण हम इंसानी हैं। तो इसके बाद